कभी ताकतवर कमज़ोर के साथ मुआहिदा नहीं करता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, पूरी दुनिया की ताकत ने वो मिलकर एक ऐसे छोटे से गिरोह के साथ मुआहिदा किया है, जिसके बारे में वो कल तक कहते थे कि हम इसको ख़त्म कर देंगे। इस मुआहदे के बाद जो कि अभी हमास का और इसराइल का हो चुका है, क्या यमनी अपना वही स्टांस दोबारा जारी रखेंगे? उन्होंने कह दिया है, उन्होंने कहा भई जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों को कत्ल करता रहेगा फ़लस्तीन में, हम भी इसराइल को मारते रहेंगे, हमारा हक है। अगर आप अपने घर का दिफ़ा करने के लिए अपने घर के दरवाज़े पे नहीं खड़े होंगे, तो मैं अपना घर छोड़ के आपके घर क्यों आऊँगा आपको कि आपका वो घर बचाऊँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ख़बर क्या है कि स्टूडियो से मैं अली वासिफ़ आज प्रोग्राम गज़ा की सूरत हाल के ऊपर और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ हस्ब साबिक़ डॉक्टर साबिर अबू मरियम मौजूद हैं। 15 माह से जारी रहने वाली ये गज़ा जंग जो बिलाखिर फ़िलवक़्त किसी सीज़-फ़ायर पर जाकर जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुई है। और देखना ये है कि जो है वो इस जंग के नतीजे में जो शहादतें हुई हैं हज़ारों, जो लाखों लोग बेघर और ज़ख्मी हो चुके हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, उसको किस तरीके से जो है वो हम आज के प्रोग्राम में उसको डिस्कस करेंगे। और साथ में जिस तरीके से जो है वो ये गज़ा सीज़ फायर जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक सिचुएशन कन्फ्यूजिंग भी है। और फिर हमने ये भी देखा है कि इसराइल ने इस सीज़ फायर के नतीजे में काफ़ी हद तक वायलेशंस भी की हैं और उसके नतीजे में शहादतें भी हो चुकी हैं। तो इसी पर्सपेक्टिव में इसी मंज़रनामे को सामने रखते हुए हम मज़ीद बात भी करेंगे डॉक्टर साहब से आज। और मज़ीद ये है कि जो सीज़ फायर गज़ा में फ़िलवक़्त हुआ है, फ़ौजी इनख़ला और ख़ास तौर पर कैदियों के तबादले के नतीजे में वो कितना प्रोलॉन्ग करेगा और कितना इफ़ेक्टिव होगा, इन सारी सूरत हाल के ऊपर और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता आइंदा इसके बाद क्या होने वाला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया खुशामदीद आपका। कहता हूँ आपको प्रोग्राम में। किस तरह से देखते हैं, बिलाखिर हमने काफ़ी इसके ऊपर पॉडकास्ट कर लिए थे गज़ा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के ऊपर। बिलाखिर वो नुक्ता आ पहुँचा जिसके ऊपर जो है वो ये सीज़ फायर हो चुका है। कितना लॉन्ग लास्टिंग देखते हैं इस सीज़ फायर को? और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि जो है वो सीज़ फायर होने के बावजूद जो है वो इसकी वायलेशन स्टार्ट हो गई है और मुख्तलिफ सैकड़ों शहादतें भी हो चुकी हैं उसके नतीजे में। तो कितना ये इफ़ेक्टिव होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी हाँ, गज़ा का सीज़ फायर तो हो गया है और ये गज़ा का सीज़ फायर तकरीबन 3 मराहिल के ऊपर ये मुश्तमिल है। जो अभी तक इसकी इब्तदाई मालूमात सामने आई हैं, उसके मुताबिक इसके 3 मरले हैं। पहला जो फ़ेज़ है वो 42 डेज़ का है, फिर सेकंड फ़ेज़ है और थर्ड फ़ेज़ जो है वो बहुत लंबा है। वो 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स, यानी 3 से 5 साल तक का है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। अब इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये है कि इसने इतवार से शुरू होना है। 19 जनवरी इतवार से इसने शुरू हो जाना है। पहले मरले में कुछ कैदी फ़लस्तीनी मुज़ाहमत जो है, हमास है, दूसरे ग्रुप्स हैं, वो छोड़ेंगे। उधर से कुछ कैदी छोड़े जाएँगे और फिर मरला ब मरला ये कैदी छोड़े जाते रहेंगे। साथ-साथ जो आपने फ़ौज के इनख़ला की बात की है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं आपको बताऊँ कि गज़ा वॉर के बाद जब हुँ। भी ये सीज़ फायर एग्रीमेंट की बातें हो रही थी, जिस वक़्त भी हुई, बीच-बीच में बहुत सारी दफ़ा इसका तात्तुल भी हुआ और बातचीत हुई। इसमें बुनियादी बात क्या थी, वो यही थी। नंबर 1 था कैदियों का तबादला, नंबर 2 ये था कि गज़ा के अंदर से जो इज़राइली फ़ौजें आ चुकी हैं, वो बाहर निकल जाएँ। हुँ। तो अब ये भी तय पाया है कि जो गज़ा के अंदर इज़राइली फ़ौजें हैं, वो स्लो-स्लो, यानी वक़्तन-फ़वक़्तन, मरला-ब-मरला वो बाहर निकलेंगी। सही। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता आपको और भी पता है यकीनन कि इसराइल के अंदर इसकी मुखालफत शुरू हो गई है। जो गासिब सऊनी हुकूमत है, उसकी सियासी धड़ों में, और जो शिद्दत पसंद धड़े हैं, वो मज़हबी ख़ास तौर पे जो जो सहूनी है ख़ास, उनके अंदर एक मुखालफत खड़ी कर दी गई है। वो ये कहते हैं कि गज़ा का ये जो फ़िलाडेल्फ़िया कॉरिडोर है, जो यार है ये गज़ा के साथ है, उसको खाली नहीं करना है। वहाँ पे इज़राइली फ़ौज को रहना चाहिए। अब अगर वो रहती है तो फिर ये सीज़-फायर खुद अपनी हकीकत खो बैठेगा। लेकिन इन सारी बातों के अंदर कि इसके स्टेप्स हैं, मरला व मरला है, चीज़ें हो रही हैं, जो सबसे अहम बात है, जो देखने वालों को, सुनने वालों को समझनी चाहिए और पता होनी चाहिए, वो ये है कि एक तरफ दुनिया की ताकत है, बहुत बड़ी-बड़ी ताकतें हैं। अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, सब हैं, खुद इसराइल है। और दूसरी तरफ कौन है? थोड़े से लोग हैं, जिन्होंने
जंग की है, जिन्होंने अपना डिफेंस किया है, अपने आप को बचाने की कोशिश की है। उस कोशिश में उनके 50,000 से ज़्यादा लोग भी कत्ल हो गए हैं, मारे गए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं। लेकिन ठीक है। आप देखें कि जो ताकतवर होता है, कभी ताकतवर कमज़ोर के साथ मुआहिदा नहीं करता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रू। पूरी दुनिया की ताकत ने वो मिलकर एक ऐसे छोटे से गिरोह के साथ मुआहिदा किया है, जिसके बारे में वो कल तक कहते थे कि हम इसको ख़त्म कर देंगे। हम इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे, हमास का कोई नामो निशान बाकी नहीं रखेंगे। और इससे अहम बात, फ्यूचर में गज़ा का कंट्रोल कौन संभालेगा, इस पर इस मुआहिदे में बात ही नहीं हुई है। जबकि इसराइल की डिटाई थी कि हमास माइनस गज़ा चाहिए, अब इस मुआहिदे में इसकी बात ही नहीं है। तो ये सारे, अगर मैं चीज़ों को कैलकुलेट करूं, एक जुमले में अगर मैं बयान करने की कोशिश करूं, तो मैं समझता हूं कि फ़लस्तीनियों की, और जो फ़लस्तीनी के हामी हैं, फ़लस्तीनी कॉज़ के, और ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन की जो रेजिस्टेंस के हिमायत करने वाले जो लोग हैं, जो अनासिर हैं, जिनमें ईरान है, जिनमें यमन के अंसारुल्लाह है, इराक़ के हशद शाबी हैं, जिनमें लबनान की हिज़्बुल्लाह है, ये सारे लोग हैं। इन सब की जीत हुई, गज़ा की जीत हुई है, फ़लस्तीनियों की जीत हुई है, मुज़ाहमती फ़ोर्सेस की जीत हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि मैंने मिसाल दे दी है कि सारी बड़ी ताकतें कमज़ोर के साथ मुआहिदा कर रही हैं। इसका मतलब कि हुँ, वो हार गई हैं। सही है। अगर वो ताकत में होती तो वो मुआहिदा ना करती, वो तो ताकत के ज़ोर पे कहती गेट आउट, ठीक है। मार देती, बाहर निकाल देती। लेकिन वो नहीं कर सकी। इसका मतलब है कि वो, उन्होंने शिकस्त को तस्लीम किया है। इसी वजह से खुद गासिब इसराइल के अंदर इस पर तनकीद हो रही है। इस पर बड़े-बड़े सहाफ़ियों ने आज लिखा है। मैंने 3-4 सहाफ़ियों को आज पढ़ा है उनके, और उन्होंने पूरे-पूरे कॉलम्स लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि ये इसराइल ने एक मर्तबा फिर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। सही। एक मुहक्किक ने यहाँ तक लिखा है, कहा कि ये इसराइल क्या करता है, जंग लगाता है और इतनी लंबी जंगों के बाद फिर कैदियों का तबादला करता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। 2011 में भी ऐसा हो चुका है, 14 में भी ऐसा हो चुका है, और आज फिर हो रहा है। ठीक है। तो खुलासा ये है कि हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं, हमारे वो गज़ा के जो भाई हैं, उनकी कुर्बानियाँ रंग लाई हैं, शहीदों का खून रंग लाया है, फ़लस्तीनी मुज़ाहमत कामयाब हुई है, सही। गज़ा के लोग कामयाब हुए, और दुनिया भर की ये जो ताकतें थी, जो इस्तकबारी और साम्राज्य, उनको इस मामले में शिकस्त हुई है। ये सबसे अहम है। अब जो नेक्स्ट बात है, देखना ये है कि अब ये मुआहिदा इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता। ये बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि इसराइल की तो तारीख़ है। उस पॉइंट को मैं लेता हूँ आपकी, लेकिन आप जिस तरीके से इसको गज़ा की, जिस तरीके से आप हमास की, और जिस तरीके से आप जो है वो मुख्तलिफ़ इस तरह की मज़ाहमती क़ुव्वतों की कामयाबी करार दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप क्या देखते नहीं हैं कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हज़ारों लाखों लोग बेघर हो गए हैं, इतने लाखों लोग, हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं, ज़ख्मी हैं, उसके बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए सालों लग जाएँगे, जो आप समझते हैं कि किस तरीके से मासिव डिस्ट्रक्शन हुई है वहाँ पर। तो क्या इसको कामयाबी करार देना कुछ मुबालगा आराई नहीं है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो आपने जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, जिन कुर्बानियों की बात की है, ये किस किस लिए थी? इसराइल कहता था ये जो 14-15 लाख फ़लस्तीनी गज़ा से हिजरत करके जो इस वक़्त वो रफ़ा क्रॉसिंग पे बैठे हुए हैं, जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास कंबल नहीं है, खाने को खाना नहीं है, गर्म लिबास नहीं है, कीचड़ में उनके बच्चे ठंडे पानी में तड़प रहे हैं, जैसे ये मछलियाँ तड़पती हैं। ठीक ये है। हालत है ना वहाँ पर। सही। तो इस सूरत हाल के अंदर आप मुझे बताइए कि इसराइल कहता था हम इनको वापस नहीं आने देंगे, ठीक है। ठीक है? अब जब इसराइल ये कहता था हम इनको वापस नहीं आने देंगे, आज क्या हुआ है? आज वो वापस आ रहे हैं। इस मुआहिदे के अंदर ये तय पाया, इसराइल अपनी ढिठाई पे डटा हुआ था कि ये जो निकल गए हैं जो गज़ा से लोग, हम इनको वापस नहीं आने देंगे। ठीक लेकिन है। इस मुआहिदे में क्या हुआ है? मैं इसलिए इसको कामयाबी कह रहा हूँ कि ये फ़लस्तीनियों की शराइत के मुताबिक हुआ है, तो ये तो अक्ल मानती है ना, इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही क्या है? ये तो एक आकिलाना दलील है कि आप चाहते थे कि मैं यहाँ पर ना आऊँ, ठीक। लेकिन अब आपने मुझसे मुआहिदा किया है कि भाई आ जाओ, ठीक है। क्योंकि मेरा घर है ना, मुझे तो फ़लस्तीन से कोई नहीं निकाल सकता। अब वो फ़लस्तीनी वापिस आ रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, आपने कहा था हमास को ख़त्म करेंगे। क्या हमास ख़त्म हो गई? अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट का आप स्टेटमेंट देख लीजिए ना। चलें, आप एक और ठोस दलील देता हूँ। हाँ। 3 दिन पहले जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमास को मिलिटरीली
शिकस्त नहीं दी जा सकती, तो क्या ये शिकस्त का एतराफ़ नहीं है? ठीक है, सुपर पावर है ना अमेरिका, तो सो कॉल्ड। वो कह रहे हैं हम इसको फ़ौजी शिकस्त नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि जितने लोग इसके मारे गए हैं, जितने इसके कमांडर शहीद हुए हैं, हाँ, उतने ही इन्होंने भर्ती कर लिए। कहाँ से आ गए भई ये बंदे फिर? सही है। अगर ऐसा था, तो ये खुद इस कामयाबी की दलील है। फिर इसी तरह कैदियों का तबादला होना। 7 अक्टूबर से क्या बात की थी याह्या सिनवार ने? याह्या सिनवार ने कहा था कि कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, माँ सिवाय कि कैदियों का तबादला। ठीक है, आज कैदियों के तबादले पर एक के बदले में 30 कैदी, एक सहूनी कैदी के बदले में 30 फ़लस्तीनी कैदी इसराइल देने को तैयार है, और एक इस्राएली फ़ौजी के बदले में 50 फ़लस्तीनी कैदी इसराइल देने को तैयार हो गया है। ठीक है, फिर हसन नसरुल्लाह की भी आपको मिसाल दूँ, जो लबनान में थे, वो भी शहीद हो गए इस जंग में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि गज़ा की जंग देर से या जल्दी कभी भी बंद हो, हाँ, कामयाबी फ़लस्तीनियों की होगी। क्यों कहा? सही है, आज हम उसको मुज़ाहरा कर रहे हैं, उस कामयाबी का, उसका मुशाहिदा कर रहे हैं। सही है। तो पूरी दुनिया में इस वक़्त जितने भी तज्ज़िया निगार हैं, वो इसको कामयाबी से तशबीह दे रहे हैं, और इसराइल की शिकस्त है। सही है। ये इसकी एक ठोस दलील है। अच्छा, हम देखते हैं कि गज़ा की पूरी टॉप लीडरशिप को इन्होंने तबाह कर दिया। हिज़्बुल्लाह की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, जैसा कि इन्होंने कहा था। उसके बाद अल-कस्साम ब्रिगेड की इन्होंने जो है वो ईंट से ईंट बजा दी। उसके बावजूद भी आप इसको करार दे रहे हैं कि ये जंग जो है उसकी इतनी भारी कीमतें देने के बावजूद जो है वो हमास कामयाब हुई है, गज़ा कामयाब हुआ है, गज़ा के लोग कामयाब हुए हैं और इसराइल नाकाम हो गया है। तो क्या ऐसे ही है या फिर ये है कि इसके अलावा कुछ और है? देखिए, बड़ी सादा-सी बात है। कोई भी जंग होती है, उस जंग में टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स देखे जाते हैं। एक तरफ अमेरिकन एंड इज़राइली ऑब्जेक्टिव्स से हमास को ख़त्म करना है, वो गज़ा पे पूरा कंट्रोल हासिल करना है, फ़लस्तीन को खाली करना है, और हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करना है, लबनान में गैर मुसल्लह करना है, ये सारे उनके टारगेट्स हैं। ठीक, आप बताइए लबनान में क्या हुआ? 60-65 दिन इस्राएली फ़ौज 70,000 फ़ौजी 3 डिवीज़न्स लेकर, 3 ब्रिगेड्स लेकर जनूबी लबनान के बॉर्डर पे इसराइल जो है वो लड़ता रहा पूरी ताकत के साथ। ठीक है, कि जनूबी लबनान का 1 इंच भी हासिल नहीं कर सका। तो इसका मतलब है कामयाब कौन है? ठीक है, क्या कामयाबी ये है कि मासूम बच्चों को कत्ल करो, बिल्डिंगों पे बम गिराओ, ख़वातीन को कत्ल करो, बुज़ुर्गों को कत्ल करो, जवानों को कत्ल करो, मदरसों, स्कूलों, अस्पतालों को तबाह बर्बाद कर दो? क्या ये कामयाबी है? या कामयाबी ये है कि आप अपने हदफ में कामयाब नहीं हो पाते? तो कामयाबी यही है कि जब आप इनको रोक देते हैं हदफ के लिए, तो जिन्होंने रोका है वो कामयाब है। लबनान में जंगबंदी की अपील कौन कर रहा था? ठीक है, लबनान वालों ने नहीं की, इसराइल ने की। अमेरिका को बीच में लाया, फ्रांस को बीच में लाया। गज़ा में जंगबंदी कौन मांग रहा है? देखें, आप ताकतवर है ना, मैं मान रहा हूँ इसराइल बहुत बड़ा ताकतवर है। सही, इसराइल टेक्नोलॉजी है, अमेरिका टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है भाई इनके पास, क्यों नहीं है इनके हाथ में? ये गज़ा के पास क्या है? आपने कहा ना कि गज़ा तो तबाह बर्बाद हो गया है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है। और फिर हमास और हिजबुल्लाह की सारी क़यादत भी मार दी है। अच्छा भाई, सब कर लिया है, तो फिर मुआहदे की क्या ज़रूरत है? अगर मैं कमज़ोर हूँ, मेरी तो अब हैसियत ही नहीं है, आप मुझसे क्यों मुआहदा कर रहे हैं? जंगबंदी का मुआहदा क्यों? क्योंकि मेरी मुज़ाहमत आज भी ज़िंदा है। कैसे ज़िंदा है? वो गज़ा के अंदर आप जाके रिपोर्ट्स उठाइए, डैमेज तो कोलैटरल है, बिल्कुल सही है। ठीक है? गज़ा में आप अभी रिपोर्ट्स उठाइए पिछले 2.5 महीने की, सिनवार की शहादत के बाद से। ठीक, 400 इसराइली फ़ौजी मारे गए हैं। ठीक, छोटी बात है ये? किसने मारे हैं? यही वो गज़ा के बच्चों ने मारे हैं, जवानों ने, जो अल-कस्साम हैं, जो अल-कुद्स हैं, जो फ़लस्तीन है, ठीक है, जिन्होंने किया। तो इस मुज़ाहमत ने उनको मजबूर किया है कि भाई आओ मुआहदा करो, जंगबंदी करो। जब वो मजबूर हो गया है ताकतवर दुश्मन, इसका मतलब है कि हम कामयाब हैं। अच्छा, अब ये बताएँ कि ये इसकी जंगबंदी की कितनी लॉन्ग लास्टिंग आपको लगती है, कितनी इफ़ेक्टिव लगती है और उसके आगे जाके मशरिक़-ए-वुस्ता के ऊपर, दुनिया के हालात के ऊपर किस तरह से असर-पज़ीरी इसकी होगी, किस तरीके से ये असर-अंदाज़ होगा और कितना ये जो है वो जंगबंदी इफ़ेक्टिव होगी? देखिए, इस बारे में 2 बातें हैं। नंबर 1 ये है कि इसराइल की तारीफ़ है। इसराइल तमाम मुआहिदों की खिलाफवर्जी करता है। तमाम एग्रीमेंट्स, यूनाइटेड नेशन की रेज़ोल्यूशन, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एवरीथिंग वो पामाल करता है। वो उसकी केयर नहीं करता। ये इसराइल की हिस्ट्री है, 76 साला हिस्ट्री है, जब से उसने फ़लस्तीन पर नाजायज़ तसल्लुत कायम किया, तब से उसका यही काम है। अभी भी एक तो यही खतरा बाकी है कि अगर ये मुआहिदा तो हो गया है,
अगर पहला मरला कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड फेज की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, थर्ड फेज तो बहुत ही लंबा है, ठीक है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसराइल बीच में से स्किप हो सकता है, क्योंकि इसराइल के ऊपर अभी प्रेशर बनना, एक और प्रेशर बनना शुरू हो गया। ठीक है, उसके एक वजीर ने आज ट्वीट किया है, चिकली ने चिकली ने कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। और ये बहुत ही बड़ा, ये जो वजीर है ये बड़ा असर रसूख वाला है। सही है, ये पिछली 2 गवर्नमेंट को गिराने में भी बड़ा अहम किरदार अदा कर चुका है ये बंदा। ठीक, तो अब नेतन्याहू यहाँ भी मुसीबत में आ गया। तो इनका तो हिस्ट्री है कि इन्होंने कभी मुआहिदों की पासदारी सही है, नहीं की है। हम ये कह रहे हैं कि जो वक्ती तौर पर इस वक्त हुआ है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब इसको जितना लॉन्ग हम ले जा सकते हैं ले जाए, जितना अचीव कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जंग नहीं होगी। इसराइल का वजूद दुनिया के लिए खतरा है। ठीक है, जहां इसराइल का वजूद मौजूद है वहां 24 घंटे खतरा है। ठीक है, वहां किसी भी वक्त जंग हो सकती है। वो किसी भी वक्त मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके वो बमबारी कर सकता है। अभी भी, हाँ, सॉरी, अभी भी मुआहदा हो चुका है, सिग्नेचर हो चुके हैं, काबीना ने इसराइल की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसराइल बमबारी कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, कल भी 30 लोग शहीद हुए हैं, आज भी हमारे पास 38 अफराद की शहादत की खबरें हैं। ठीक है, तो वो इसराइल से कोई खैर की उम्मीद मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, वक्ती तौर पर यह है, ठीक है, कोई चीज़ें हैं जो डील हो जाएंगी इन डायलॉग्स के बिटवीन, तो अच्छा है कि हो जाए। तो मुज़ाहमत भी तैयार है, ये तो नहीं है कि वो मुज़ाहमत सो जाएगी। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, गज़ा जंगबंदी मुआहदे का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आइंदा जंग नहीं होगी। ठीक है, गज़ा बिल्कुल क्लियर, बहुत बात, गज़ा जंगबंदी मुआहदे का ये मतलब नहीं है कि दुनिया गज़ा और फ़लस्तीन की हिमायत से पीछे हट जाए। इस जंगबंदी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम फ़लस्तीनियों की हिमायत छोड़ दें। इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो दुनिया ने अमेरिकन और इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया था वो बंद कर दिया जाए। नहीं, जिस तरह 7 अक्टूबर के बाद की दुनिया चल रही थी, दुनिया पर इसके असरात उसी तरह मुरतब रहेंगे। जो एहतजाज है, जो इंसानियत के हक में, वो भी होता रहेगा। जो बाइकआउट है वो भी होता रहेगा। जिसने कलम से लिखना है वो लिखेगा, ठीक है, जिसने आपकी तरह हमारी तरह बैठकर अपनी ज़बान से करना है वो करेगा। ठीक है, वो हक की बात बयान होती रहेगी, कोई इस मामले में पीछे नहीं हटेगा। ये इसका जंगबंदी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मामला ख़त्म हो गया है, मसला फ़लस्तीन हल हो गया। मसला फ़लस्तीन हल नहीं हुआ, बल्कि एक जंगबंदी वक्ती तौर पर हुई है। ठीक है। तो हमें इसको उसी तरह देखना है। मशरिक़ वस्ता की बात की थी मैंने, उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल में कोई तब्दीली आएगी? हमने अपने पिछले पॉडकास्ट के अंदर ये बात भी की थी कि भई वो इज़राइली फ़ौजों ने ज़ाहिर है वो शाम के अंदर भी कब्ज़ा कर लिया है, मज़ीद पेशरफ़्त कर रहे हैं। दूसरा ये कि शाम के बाद हमने ये भी कहा था कि अब ऐसा ना हो कि जो है वो इराक की बारी आ जाए और फिर वो जो पिछला हमने डिस्कस किया कि भई ये ग्रेटर इज़राइल का जो एक प्लान है इनका वो अब आगे बढ़ता हुआ दिखता नज़र आ रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन मशरिक़ वस्ता के ऊपर क्या इसके असरात मुरतब होंगे? देखें, इस वक्त जो ये जंगबंदी का मुआहदा हुआ है, इसने इसराइल को फिर एक दफ़ा बहुत पीछे धकेल दिया है। क्योंकि पूरी दुनिया ने इस वक्त देख लिया है कि इसराइल एक्सपोज हो गया है। ठीक है, तो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा तो अगले 200 साल तक भी ख़त्म है, उससे पहले इसराइल ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लाइबरमैन ने, इनका अपना एक इसराइली सेहूनी एक बड़ा सियासतदान है, लाइबरमैन, उसने कह दिया है, वो कहता है कि अगर ये इसी तरह से ये जो हिकमत अमली चल रही है मशरिक़ वस्ता में, ये चली तो इसराइल 2026 में ख़त्म हो जाएगा, इसका वजूद नहीं, जो है ना, बाकी नहीं रहेगा। सही है, तो ये सारी चीज़ें भी इस वक्त उनके रिसर्च सेंटर में, उनके सियासतदानों के दरमियान, ये मैं उनकी बातें बता रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ठीक है, ये सब उनकी बातें हैं जो उनके लोग सोचते हैं, ठीक है, नंबर 1। अब जो मशरिक़ वस्ता में देखें, शाम में जहाँ तक वो आए थे, शाम कोई बात नहीं, हाँ, शाम के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाम में इस वक्त बहुत बड़ी मुखालफत है। ठीक है, शामी अवाम, शाम के नौजवान हाँ, इसराइल को हरगिज़ देखने को कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो दहशतगर्दों का गिरोह जिसको मॉडर्न बना के लाया गया है, ये भी नाकाबिले कबूल हो चुका है। इसके खिलाफ भी बड़ी वहाँ के ऊपर सही है। बातचीत शुरू हो गई तो है। ये अपराइज़िंग मूवमेंट को उठता हुआ देख रहे हैं आप शायद सामने? उड़ जाए, शायद उड़ जाए, क्योंकि जहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी वहाँ देखें कोई भी कौम अपनी इज्जत और हमियत पे कोई दाव पे नहीं लगाती। मुझे उम्मीद है कि वहाँ के नौजवान उठेंगे, वहाँ के लोग उठेंगे, सही, और जिस तरह फ़लस्तीन की एक मकामी जैसे वो जो मुज़ाहमत है, लबनान की है, अंसारुल्लाह यमन की, इसी तरह यहाँ पर उठेगी। सही, और जहाँ तक इराक की बात है, इराक इनके बस की बात नहीं है कि शाम के बाद ये इराक चले जाएँ। ये इन्होंने कोशिश बहुत की है शुरू में, सही है, डराया है इराक को कि देखो शाम में ये हुआ तो तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। सही है, लेकिन क्या हुआ है? इराक के जो सदर हैं, वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने दो टोक बता दिए। उन्होंने कहा, भई अपना काम करो,
सही। हम नहीं करेंगे। उन्होंने ईरान के साथ जाके बात की और वो ईरान को एतमाद में लिया, वो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हाँ। तो सूरत हाल वहाँ पर इंशाल्लाह ऐसी नहीं है। और ये जो लबनान है, लबनान में भी आपको पता है कि अभी 60 दिन की जंगबंदी है, 26 जनवरी को ख़त्म हो रही है। हाँ। अब 26 जनवरी के बाद देखना है कि क्या होता है। नए इलेक्शन भी वहाँ पे हो गए, नया वज़ीर आज़म आ गया है, नया सदर आ गया है। अब सिचुएशन वहाँ पे कुछ और तरफ जा रही है। अब वहाँ पे प्रेशर क्या है, वो चाहते हैं कि हिज़्बुल्लाह को जनूबी लबनान से बाहर निकाला जाए। ठीक है। ये भी इसराइली प्रोजेक्ट है, लेकिन हिज़्बुल्लाह जनूबी लबनान से बाहर नहीं निकलेगी। वो वहाँ की एक मकामी सियासी जमात है। हाँ। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अपने मुखालिफिन को ये कहा है कि देखें, हम आपके साथ बैठे हैं पार्लियामेंट में। अपने मुखालिफों को कहा है कि हम आपके साथ पार्लियामेंट में इसलिए बैठे हैं कि आप हमारे लबनानी भाई हैं। ठीक है। अगर आप इसराइल की नुमाइंदगी करेंगे तो फिर हम आपको बड़े सरप्राइज देंगे। ठीक है। ये उन्होंने उनको भी बता दिया, क्योंकि वहाँ कोशिश ये की जा रही है लबनान में कि सिविल वॉर की जाए। हाँ। सिविल वॉर का मतलब है कि फिर जब सिविल वॉर है तो फिर खून खराबा है। सही है। तो खून खराबे को रोकने के लिए हिजबुल्लाह भी अभी तक सब्र के घूंट पीकर हाँ। वो बैठी हुई है। 26 जनवरी के बाद देखना है कि क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी अच्छा, इस सारे कबल वक्त मंजरनामे हैं कि मसलन इनके बारे में हम हाँ, इस सारे मंजरनामे में ये ईरानी किधर हैं? ये ईरानी तो लगता है ऐसे कि सो चुके हैं या फिर ठंडे पड़ गए हैं। मुज़ाहिमती क़ुव्वतें तो अपने तौर पर काम कर रही हैं। हमने माज़ी में जो है वो ईरान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखा है। लेकिन क्या बैकडोर ईरान ने कोई सेटिंग कर ली है? या ईरानी सदर का सुना है रूस का दौरा जो है वो इस उन्वान से भी नज़र आ रहा है कि जो है वो कहीं अमेरिका के साथ कोई साज़-बाज़ की बातें तो नहीं चल रही हैं कि जो है वो पस पर्दा कोई सेटिंग कर ली जाए और वो कर ली जाए, यहाँ तक कि जो है वो मज़ाहिमती महाज़ जो है वो अकेला तन्हा रह जाए? सोशल मीडिया पर और कुछ मीडिया के ऊपर ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हुँ। जिसमें ये कहा गया है कि ईरानी सदर ने अमरीकियों को बड़ा सॉफ्ट पैगाम दिया और कहा है कि भाई मुज़ाकरात करने हैं और ये करना है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि देखें, चूँकि ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल ही उनकी नज़रियात और उनकी जो अब तक गस-पास था उस उससे ऐसे बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। 180 डिग्री बरअक्स है ना ये। अब हकीकत क्या है? देखें, हकीकत मैं बताता हूँ। एक स्ट्रैटेजी होती है, एक आपकी स्ट्रैटेजिकल गेम प्लान होता है। स्ट्रैटेजिकल गेम प्लान के अंदर आप कभी शिकस्त खाते हैं, कभी जीत जाते हैं। हाँ। तो ये हर मुल्क के साथ होता है। कोई ईरान कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि सुपर पावर नहीं है कि उसने जीतना ही जीतना है। कहीं उसको चोट लगती है, कहीं वो दुश्मन को चोट भी हाँ। लगाता है। जहाँ चोट लगती है, वहाँ स्ट्रैटेजिकल शिकस्त होती है। वहाँ स्ट्रैटेजी ख़त्म नहीं हो जाती, सही है। स्ट्रैटेजी बाकी है। स्ट्रैटेजी क्या है? फ़लस्तीन की मुज़ाहमत की हिमायत जारी रखना, उनकी मदद करना, उनके साथ खड़े रहना। आप बताएँ ना, लबनान में सीज़ फायर हो गया। गज़ा के अंदर सूरत हाल स्ट्रक हो गई थी। यमन से मिसाइल आ रहे थे या नहीं आ रहे थे? ठीक है। गज़ा की मुज़ाहमत ने फिर ऑक्सीजन ले ली या नहीं ली? ठीक है। तो अभी तक जो असला वो गज़ा में इस्तेमाल हो रहा है, वो कौन ला रहा है? ठीक है। वो कहाँ से आया हुआ है? ठीक है। कहीं से तो आया था ना कभी। कभी ना कभी तो आया था। ट्रू। और ये पूरी दुनिया जानती है, खुद अमेरिका और इसराइल जानते हैं। हम वो क्या बात जाने? आपकी दुरुस्त है, बात हैं? आपकी दुरुस्त है, लेकिन असल में तो जो आलमी मंज़रनामा है, ख़ास तौर पर ये मिडल ईस्ट की सिचुएशन, मैं उसी गज़ा तरफ की सूरत-ए-हाल, उसी तरफ आ उसके अंदर कोई अभी तक ईरानियों की तरफ से कोई ना इवन स्टेटमेंट्स जो है वो काफ़ी हद तक ये कम आ बात रहे हैं। दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि जो ईरानी अच्छा, सदर इसके साथ एक सवाल और भी जोड़ता हूँ मैं, वो ये है कि ये जो ट्रू प्रॉमिस 3 था, वो किधर चला गया इनका? अब तो बहुत लगता है कि जो है वो उसको फ़ेवर कर रहे हैं ईरान को, लेकिन ईरान सामने कहीं नज़र नहीं आ रहा है ये। मैं ईरान को फ़ेवर करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हक़ाइक़ और शवाहिद हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। मसलन एक ईरान की स्ट्रैटेजी पे मैंने बात की कि उनकी स्ट्रैटेजी क्लियर है कि फ़लस्तीन से पीछे नहीं हटना है और खड़े रहना है। खड़े हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा-सा इसके अंदर सुस्ती आई है। ये यकीनन ये फ़ील की जा रही है, क्योंकि इनसे पहले जो सदर थे ईरान के, जो शहीद भी हो गए हादसे में, सही है। वो बड़े एक्टिव थे। इब्राहिम रईसी साहब। वो हर जगह बड़े एक्टिव नज़र आते थे। खुद उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे, ठीक है। अब्दुल्लाहियान जिनका नाम था, वो बहुत एक्टिव थे। उनको तो जहादी वज़ीर ख़ारजा कहा जाता था। ठीक है। वो तो एक लम्हे किधर हैं, दूसरे लम्हे किधर हैं, तीसरे लम्हे कहीं और होते थे। ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात नज़र आ रही है कि थोड़ी-सी सुस्ती ग़ालिबन शायद हुँ। हमारे देखने का अंदाज़ है। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रैटेजी है, वो अपने रास्ते पर गामज़न है, सही है। वो पीछे नहीं हटी। जहाँ तक अमेरिका से मुज़ाकरात का ताल्लुक है, हुँ। मेरा ख़्याल है कि अमेरिका काबिल-ए-एतमाद जो है, वो मुज़ाकरात के लिए नहीं है। अगर ये मौजूदा सदर ने इस तरह कहा भी है, हाँ। तो ये बहुत बड़ी गलती होगी उनकी। उनको अपने पीछे वाले सुदूर से सीखना चाहिए। हाँ। जिन सुदूरों ने जिन सद जो साबिक सुदूर थे उनके, हाँ। उन्होंने अमेरिका या कि मग़रिब के साथ जो मुज़ाकरात किए थे, हाँ। उनको क्या हासिल हुआ? हाँ, उनके तो
कुछ हासिल नहीं हुआ ना। सही सही तो इनको भी मेरा ख्याल है अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो इनको इस बात पर थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि मुझे अपने माजी से सीखना चाहिए। फिर आगे देखिए ठीक है। कि रूस में अभी ये गए हुए हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज इनका रूस का बड़ा ज़बरदस्त दौरा हुआ है सही। और रूस के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक इनकी साइन हुई है। ठीक है। यानी बहुत बड़ी बात है ये रूस के साथ ही हो रहा है, तो ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है ईरान और रूस के लिए। लेकिन यही ईरान और रूस, ये भी सवाल उठता है इन दोनों के ऊपर कि शाम में क्यों भाग गए। जी बिल्कुल ऐसे ही ये है। सब कह रहे हैं भाई ये भाग गए भाई कहाँ भाग गए, भागे नहीं। जब शाम की अपनी शामी अरब फौज वो लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, उसने मोर्चे छोड़ दिए, वो बैक फुट पे चली गई, तो आप बताएं कि मैं आपके लिए वो लड़ने के लिए आपके घर आऊंगा क्या? अगर आप अपने घर का दिफा करने के लिए अपने घर के दरवाजे पे नहीं खड़े होंगे तो मैं अपना घर छोड़ के आपके घर क्यों आऊंगा आपको कि आपका वो घर बचाऊं? तो ठीक है। कोई नहीं आता। ये सियासत का उसूल है, ये आलमी सियासत का उसूल है, ठीक है। ये आम उसूल है। तो इस वजह से ईरान और रूस वहां से बैकफुट हुए थे, लेकिन उनके ताल्लुकात आज की मुलाकात के बाद दुनिया ने देख लिए हैं कि बहुत मजबूत हैं और उनका ताल्लुक आगे बढ़ रहा है। ये खुद अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा है। सही है। और दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा का एलची हैंसबर्ग आया है ईरान, उसने अब्बास अराक्ची से मुलाकात की है, जी जो जी। जो जो वजीर खारजा है। वो क्या पैगाम लेकर आया है? वो इराक में हजरत शाबी को ख़त्म करना चाहते हैं, वो ईरान के पास पैगाम लाए हैं। अब हजरत शाबी तो ख़त्म नहीं होगी। उन्होंने कहा भाई यमन को भी हल्का करो, सीज़ फायर होने जा रहा है। यमन ने क्या कहा? यमन कह रहा है भाई जब तक फ़लस्तीनियों को इसराइल कत्ल करेगा हम इसराइल को मारेंगे। हमारा कोई जंगबंदी का मुआहदा नहीं है। ठीक है। ये एक अलग डिबेट है। अभी हम ईरान की बात कर रहे उसके हैं ऊपर ना। बात करते हैं। ईरान इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी जगह बना रहा है और मौजूद है। देखें यूनाइटेड नेशन का नुमाइंदा को आना तेहरान, हाँ। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। बड़ी डेवलपमेंट है। बड़ी डेवलपमेंट है ना। फिर सदर पेजिशकियान का चले जाना रूस, ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हाँ, जहाँ तक उन्होंने अमेरिका से मुज़ाकरात की बात की है, मेरा ख्याल है उस पर उनको एक दफ़ा सोचना चाहिए। और पता नहीं ये बयान सही है भी नहीं है। ठीक है। बहरहाल प्रोपेगेंडा बहुत है। हम किसी प्रोपेगेंडे के असर के बगैर हकाइक और ज़मीनी जो हकाइक हैं, जो शवाइद हैं, हम उस पर बात करते हैं। ठीक। हमारा किसी के साथ फेवर नहीं है कि भाई ये सही है या वो गलत है। हम एक सियासी तज्जिया जो है वो अखज़ करते हैं, जिसके ग्राउंड्स जो है वो जो रियलिटीज़ और ख़बरें और उसकी बुनियाद होती है। और जहाँ तक आपने कहा था कि ट्रू प्रॉमिस 3 की बात है। जी बिल्कुल। हाँ, ये अभी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ट्रू प्रॉमिस 3 कब आएगा? अब तो सूरत हाल और चेंज हो गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही। गज़ा में जंगबंदी हो गई है, हाँ। तो अब क्या ईरान करेगा? मेरे ख्याल है कि वो गज़ा की जंगबंदी से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। नहीं होगा। वो इस वजह से नहीं होगा, एक इंटरनेशनल लॉज़ और उसकी बुनियाद पे ये बात कह रहा हूँ हाँ। कि इसराइल ने सोवरेनिटी को वायलेट किया है। हाँ। जंगी जहाज़ भेजकर हमला किया ईरान पर। सही है। तो ईरान का जो है वो अल्टीमेट राइट जनरेट हो गया है ठीक है। इंटरनेशनल लॉज़ की और जो यूनाइटेड नेशन चार्टर की रूह से। सही है। अब ईरान के पास ये राइट है कि किसी भी वक्त सही मौके पर सही टाइम पर हाँ। वो ट्रू प्रॉमिस 3 जो उसने अनाउंस किया है वो उसको लॉन्च करे। और मेरा ख्याल है कि ईरानी जब कहते हैं तो अभी तक उनकी, जैसे इसराइल की हमने हिस्ट्री देखी है ना कि वो झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, फरेब करता है, मुआहदे तोड़ता है। लेकिन ईरान के अंदर हमने जो हिस्ट्री देखी है 1979 के बाद, कि उनके इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वो जो कहते हैं वो हम्म। उसको पूरा करते हैं, झूठ नहीं बोलते। ये सबसे अहम बात है। अच्छा अब आ जाए यमन के ऊपर। यमन की स्टिल सेम स्टांस है, सेम पोजीशन है जो पहले उसने बरकरार रखी हुई थी। और हमने ये भी देखा कि 2 रोज़ कबल भी जो है वो यमन ने मिसाइल हमले किए हैं इसराइल के ऊपर। सो दे आर हैविंग अ फर्म बिलीफ कि हमें जो है वो जो हमारा स्टांस है उससे हमें पीछे नहीं हटना है। और अभी तक यमनियों ने उससे पीछे नहीं हटे हैं, यहाँ तक कि वो इसराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो इस मुआहदे के बाद जो कि अभी गज़ा का और हमास का और इसराइल का हो चुका है, क्या यमनी अपना वही स्टांस दोबारा जारी रखेंगे या उनके स्टांस में भी कोई लचक आएगी? देखें, जो उनका मौक़िफ़ है, उनका तो मौक़िफ़ सामने आ गया है। उन्होंने कह दिया है, उन्होंने कहा भई जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों को कत्ल करता रहेगा फ़लस्तीन में, हम भी इसराइल को मारते रहेंगे, हमारा हक़ है। तो बात ही ख़त्म हो गई। वो जंगबंदी हो गई गज़ा में, नहीं हुई है, क्या हुआ है, कैदी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नहीं हो रहे, फ़ौजें निकल रही हैं, उससे वो कह रहे हैं, यमन कह रहा है हमारा इससे कोई लेना-देना ही नहीं है। ठीक है। हम तो फ़लस्तीन के साथ हैं। हम तो कह रहे हैं भई इसराइल अगर वो एक फ़लस्तीनी को भी कत्ल करेगा, हम अपना मिसाइल जो है वो तल अबीब पे मारेंगे। ठीक है। तो उन्होंने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा। और अभी 2 दिन पहले उन्होंने वज़ारत दिफ़ा को उड़ाया है। ठीक है। उनकी वज़ारत दिफ़ा की बिल्डिंग पे हाइपरसोनिक मिसाइल फेंका है।
ठीक है, ये कोई बहुत यानी मामूली बात नहीं है, और ये वो सारे वाक़यात हैं जिसने इसराइल और अमेरिका को मजबूर कर दिया है सही है, कि वो क्या करे, वो इनके साथ जंगबंदी करे। ठीक है। तो ये भी एक कामयाबी है। मैं इसीलिए बार-बार कहता हूँ कि ये कामयाबी है, क्योंकि इस मुज़ाहमत ने इनको यहाँ तक लाया है कि भई जंगबंदी करो। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तानी किस तरह से देखते हैं इस माहदे को जो कि अभी ये सीज़-फायर हुआ है? और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, पाकिस्तानी हुकूमत का, रियासत का क्या इसके ऊपर अभी बयान कोई आया है इस हवाले से कि भई सीज़-फायर को किस तरह से देखते हैं? और क्या खुशामदीद कहा है उसको या किस तरीके से उसको पाकिस्तानी हुकूमत देख रही है? जी हाँ, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, तो हुकूमत ने इस जंगबंदी के माहदे का खैर मकदम किया है, हुँ, और साथ ही साथ मैं बताऊँ कि जो पाकिस्तानी अवाम है, जो हम हैं, हुँ। देखिए हम तो बहुत खुश हैं कि एक कत्लेआम का सिलसिला रुकेगा, जेनोसाइड रुकेगी, लोग वापस आना शुरू होंगे, हाँ, और अगर ये मुआहदा प्रोलॉन्ग चलता है, अपने जो इसका प्रोसेस तय किया गया है, उसके मुताबिक चलता है, तो फ़लस्तीनियों को रिलीफ़ मिलेगा। हम यहाँ क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से यही कर सकते हैं, फ़लस्तीनियों को रिलीफ़ दें। हम उनके लिए मिसाइल तो नहीं फेंक सकते, हमारे पास तो, हम तो अवाम हैं, हमारे पास नहीं है। जिनके पास हैं वो फेंक रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास हैं वो नहीं भी फेंक रहे। ठीक है। तो ये एक अलग डिबेट है, वो हुकूमतों का मसला है। अवाम की ख्वाहिश क्या है कि गज़ा में जंग रुके, गज़ा में जेनोसाइड रुके, लोगों की, हम उनकी रिलीफ़ दें, उनको ऑक्सीजन दें, उनको खाना-पीना दें, साँस फराहम करें। हाँ, तो अगर उनको साँस फराहम होती है तो हर पाकिस्तानी खुश है। सही है। हर पाकिस्तानी इस पर कायल है, इस बात पर कि हम, लेकिन हाँ, मैं फिर वही कहता हूँ, इस जंगबंदी को कोई भी इस तनाज़ुर में ना ले कि मसला ख़त्म हो गया। भई मसला उधर ही बाकी है, जहाँ 1948 में था, ठीक, जहाँ 7 अक्टूबर को था, वहीं आज है, कि हमें उनकी हिमायत से पीछे सही है। नहीं हटना है, जो बायकॉट किया है वो जारी रखना है, जो और काम हमने किए हैं, सारे अपनी-अपनी जगह पे हमें जारी रखने, उनकी हिमायत को मज़ीद तेज़ करना है, और कदम आगे बढ़ाने हैं, ताकि उनका ये मसला इसी तरह नंबर 1 मसला जो है वो सामने, वो पूरी दुनिया के सामने रहे, ताकि सही है। ये मसला सॉल्यूशन की तरफ जाए। हाँ। अच्छा, चूँकि हमने बात की थी उसके ऊपर गज़ा की, ज़ाहिर है ऑलरेडी इतनी शहादतें हुई हैं, इतने ज़ख्मी हुए हैं, हज़ारों लाखों, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। तो जिस तरीके से हम शुरू में देख रहे थे पाकिस्तान में बड़ा एक गहमा-गहमी भी थी, लोग जो है बहुत मोटिवेटेड भी थे। ह्यूमैनिटेरियन एड भी किसी हद तक हमने जो है वो पाकिस्तान से प्रोवाइड की और दुनिया भर से जो है वो गई है। तो क्या लगता नहीं है कि इस दफ़ा ये चीज़ मुआहदे के बाद ठंडी पड़ जाएगी या अभी ठंडी पड़ चुकी है? पाकिस्तान में जितनी जमातें, इदारे इसके ऊपर काम कर रहे थे, जितने इनको एड प्रोवाइड कर रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन एड, वो बंद हो चुकी है या उसके ऊपर कोई ज़िक्र नहीं है, कहीं बात नहीं हो रही, कहीं जो है वो नहीं है? नहीं, मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं है, जो एड है वो जा रही है। बहुत सारे इदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं, हम उनके साथ, हमारी जो फ़लस्तीन फाउंडेशन है, वो भी उनके साथ कोऑर्डिनेट है, हाँ, और जो अल-ख़िदमत है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है जमात इस्लामी की, इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वो इसमें बढ़-चढ़ कर रही है, और भी तंज़ीमें हैं जो ये काम कर रहे हैं। मैं 2-3 दिन पहले अभी मिला था सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब से, जी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जमात ने भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में एड जो है वो भिजवाई है। तो जमातें अपने तौर पे भी कर रही हैं, और साथ-साथ जो हुकूमत है, एनडीएम में और फ़लस्तीनी सफ़ारत खाना, और ये सारा मिलकर एक मैकेनिज़्म है, वो भेज रहे हैं। हाँ, मैं फिर यही अपील कर रहा हूँ ना, मैं बार-बार इसलिए तो कह रहा हूँ हाँ, कि भई ठंडा नहीं पड़ना है, भई डबल करो इस काम को। ठीक है। अवाम, हाँ, आप ज़्यादा मदद करें, रमज़ान आ रहा है, अपनी ज़कात, अपने फ़ितरा, अपना खुम्स, अपना जो भी आपके जो ठीक है, मज़हब के अंदर जो भी तरीका है माल देने का, वो फ़लस्तीनियों को दें। ठीक है। क्यों नहीं देना? ये दें आप, ये ज़रूरी है भाई। फ़लस्तीनियों को दें, लबनानियों को दें, उनको ज़रूरत है, उनके घर तबाह हो गए, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, और ये ठंडा मौसम है, उनको एक-एक बुनियादी चीज़ की ज़रूरत है, ये पहुँचाएँ उनको, और इन कामों को तेज़ करना चाहिए। नाज़रीन, 15 माह से जारी बिलाखिर गज़ा जंग जो है वो आर्ज़ी सही लेकिन जो है वो किसी सीज़-फायर के ऊपर पहुँच गई है। लाखों हज़ारों लोग जो है वो इसमें शहीद हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और तकरीबन जो है वो लाखों इसके अंदर जो है वो ज़ख्मी है। आज हमने ख़बर क्या है कि सेट के ऊपर इसी डेवलपमेंट के ऊपर बात की, मशरिक़ वस्ती की के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, आलमी मंज़रनामे में इसके क्या असरात मुरतब होंगे, मज़ीद इसकी कंटिन्यूएशन में और मिडल ईस्ट की क्या सिचुएशन होगी, इंटरनेशनल सिचुएशन क्या होगी, इसी तनाज़ुर में हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और प्रोग्राम को मज़ीद लाइक और शेयर करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।